जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ कर दिया गया है और ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो लोकसभा में इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में टोटल जो है 13 चैप्टर्स हैं। तो पहले हम कुछ इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स देखेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि जो इंडिया की रियल जीडीपी है वो 8.2% से ग्रो की है FY24 में। वहीं जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, 5.4% का डिक्लाइन हुआ है FY24 में। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.24% रही है और इसको सपोर्ट किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने 9.5% से। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडिया की वो 9.5% रही है और इसके द्वारा जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को। और इंडिया के 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है वो 6% से नीचे रहा है। वहीं जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं इसमें हमको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है इन द क्रेडिट। और RBI के द्वारा कहा गया कि FY25 में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4.5% से कम रहेगा। और इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट है ग्लोबली, और इंडिया ने 2023 में लगभग 120 बिलियन US डॉलर जो है ग्लोबली रिसीव किए हैं। और इस इकोनॉमिक सर्वे में 6 फोकस एरियाज़ बताए गए हैं अमृतकाल के तहत, जिसमें पहला है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको जो है बूस्ट किया जाएगा। जो MSME है यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको जो है एक्सपेंड किया जाएगा। एंड एग्रीकल्चर विल एक्ट एज ग्रोथ इंजन। इसके अलावा ग्रीन ट्रांजिशन को फाइनेंस करने की बात की गई है। इसके अलावा कहा गया कि जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और जो स्टेट्स हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा कहा गया इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, और लगभग 45.4% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम इस समय बना रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। और बताया गया कि 2015 से 2019 के बीच में जो हमारे एमिशंस थे वो 4% पे थे और जो इंडिया की GDP थी वो अराउंड 7% पे थी। और बताया गया कि लगभग 34.7 करोड़ लोग के जो आयुष्मान भारत कार्ड हैं वो जनरेट किए गए हैं। इसके अलावा 7.37 करोड़ हॉस्पिटल्स में जो एडमिशन है वो कवर किया गया है लगभग 12 मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर के, और ये सब किया गया है अंडर द आयुष्मान भारत योजना। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिली है। लगभग 1 लाख जो पेटेंट हैं वो ग्रांट किए गए हैं FY24 में, और वहीं FY20 में केवल 25,000 जो पेटेंट हैं वो ग्रांट किए गए थे। इसके अलावा बताया गया कि 2029 से 30 के बीच में जो गिग वर्क फोर्स है वो एक्सपैंड कर सकता है अप टू 2.35 करोड़। और जो हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उसमें पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ रेट रही है वो 4.18% की रही है। और बताया गया कि इंडिया का जो फार्मा मार्केट है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है एट $50 बिलियन। इसके अलावा जो PLI स्कीम्स है उसके तहत लगभग 1.2 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। और बताया गया कि जो वर्ल्ड कॉमर्शियल एक्सपोर्ट है इसका 4.4% रहा है हमारे इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट। और 2023 में इंडिया का जो डिजिटल डिलीवरी सर्विस एक्सपोर्ट है वो 6% पे रहा है। और इंडिया के पास लगभग 1580 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं। इसके अलावा 2023 में इंडिया में लगभग 92 लाख फॉरेनर टूरिस्ट ने विजिट किया है। और 2030 तक जो इंडिया की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है वो लगभग $350 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। और जो नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन रेट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 3 गुना इंक्रीज़ देखने को मिला है। जहां फाइनेंशियल ईयर 14 में 11.7 किलोमीटर पर डे रोड बनाए जा रहे थे, वहीं ये बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया है 34 किलोमीटर पर डे। इसके अलावा रेलवे के कैपेक्स में इंक्रीज़ हुआ है 77% से पिछले 5 सालों में, और लगभग 21 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशन में लाया गया है नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण करके। तो देखिए, इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, स्टेट ऑफ द इकॉनमी। तो देखिए, इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि आने वाले टाइम में जो इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी वो 6.5% से 7% के बीच में रहेगी। और डिफरेंट चैलेंजेस को देखते हुए भी जो इंडिया की ग्रोथ रही है वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से हो रही है। और इन सारे चैलेंजेस का इंडिया के इकोनॉमी पे बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। जो इंडिया की रियल GDP है वो 8.2% से ग्रो की है FY24 में। वहीं जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है GVA है वो 7.2% से ग्रो किया है FY24 में। और जो इंडिया का नेट टैक्स है एट कांस्टेंट प्राइस वो ग्रो हुआ है 19.1% से FY24 में। और सरकार के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से जो इन्फ्लेशन था वो FY23 में 6.7% था, जो कि FY24 में घट के हो गया है 5.4%। वहीं जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.7% पे है, जो कि FY23 में 2% पे था। और पैंडमिक के बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें लगातार ग्रोथ हो रही है।
FY20 से FY24 के बीच में लगभग 20% की जो हायर ग्रोथ है वो देखने को मिली है। और पैंडेमिक के बाद ऐसी बहुत कम ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक अच्छा ग्रोथ रेट शो किया है। और जो भी टैक्स कलेक्शन किया गया उसमें से लगभग 55% टैक्स जो है वो आया डायरेक्ट टैक्सेस से और 45% टैक्स आया है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। और गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 81.4 करोड़ पीपल को जो फ्री फूड ग्रेन है वो दिया गया है। और जो हमारी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। 2022-23 में ये 6.4% था जो कि घट के हो गया है 5.6%। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जो इंडिया का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है FY24 में। और ओवरऑल RBI के द्वारा जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल में रखा गया। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके द्वारा जो रेपो रेट है उसको मेंटेन किया गया एट 6.5%। और जो हमारी कंट्रीज़ में जो स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा जो लोन वगैरह दिया गया वो लगभग 164.3 लाख करोड़ का दिया गया, यानी कि इसमें जो है 20.2% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। इसके अलावा हमको ब्रॉड मनी में भी ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले साल ये ग्रोथ 9% की थी और इस साल 11.2% से ये ग्रोथ जो है वो हुई है। और जो बैंकों के द्वारा क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ हुई है। वहीं जो NPAs थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसमें इम्प्रूव देखने को मिला है। और जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो हुआ है लेंडिंग सर्विसेज की वजह से और पर्सनल लोन्स की वजह से। और जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी हमको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है इन द फाइनेंशियल ईयर 24। और पिछले साल जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ थी वो 5.2% थी और इस साल वो बढ़ के हो गई है 8.5%। और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो एक इफेक्टिव सोल्यूशन साबित हुआ है। पिछले 8 सालों में लगभग 31,394 जो है कॉरपोरेट डेप्टर्स थे और इनके लोन की जो वैल्यू थी वो 13.9 लाख करोड़ थी और मार्च 24 तक सबको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और जो हमारे प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स हैं इनके द्वारा लगभग 10.9 लाख करोड़ का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो फैसिलिटेट किया गया है। और कहा गया कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो बन चुका है 5th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और कहा गया कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये एक गोल नहीं है बल्कि ये एक इनेबलर है फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा ये हेल्प करेगा इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। और जो अगला बड़ा चैलेंज होगा वो होगा डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जो डोमिनेंस है बैंकिंग सपोर्ट का इसमें जो है गिरावट देखने को मिली है, वहीं जो कैपिटल मार्केट का रोल है इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। और कहा गया है कि आगे आने वाले दशकों में इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट होगा। वहीं जो इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो जो है सेकेंड लार्जेस्ट हो चुका है आफ्टर चाइना। चैप्टर 3 है प्राइजेज और इन्फ्लेशन के बारे में। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि पैंडेमिक के बाद से लेके अब तक इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे कम रहा है, 5.4% रहा है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट। और महंगाई में हमको गिरावट देखने को मिली है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा LPG के प्राइस में कट किया गया, पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कट किया गया, इसीलिए जो रिटेल फ्यूल इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगस्त 2023 में जो LPG सिलेंडर्स हैं इसके प्राइस को 200 रुपये पर सिलेंडर से रिड्यूस कर दिया गया था और तब से जो LPG का इन्फ्लेशन रेट है उसमें गिरावट हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में लगभग 2 रुपये पर लीटर से कम किया गया और इसी के कारण जो पेट्रोल और डीजल में इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। और कहा गया कि डिफरेंट चैलेंजेस आने के बाद भी इंडिया का जो प्राइस मार्केट है वो स्टेबल रहा है। और इंडिया में जो कोर सर्विस इन्फ्लेशन है ये 9 ईयर लो है FY24 में। और वहीं जो कोर गुड्स इन्फ्लेशन है इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके की इनपुट मटेरियल की सप्लाई में इंक्रीज़ हुआ है और उस इंक्रीज़ की वजह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन किया है। वहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, डिप्लीटेड रिजर्वायर, क्रॉप डैमेज, और इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है फूड प्राइजेस पे और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उस पर। और इसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन रेट है वो 6.6% था FY23 में, जो कि बढ़ के हो गया है 7.5% FY24 में। और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा जो है एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए गए हैं, जैसे डायनेमिक स्टॉक मैनेजमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब्सिडाइज प्रोविजंस ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स एंड ट्रेड पॉलिसी मेजर्स, जिसकी वजह से हम फूड इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कम कर पाए हैं। वहीं 29 स्टेट्स और यूटीज़ में हमको इन्फ्लेशन रेट 6% के नीचे देखने को मिला है FY24 में। और बताया गया है कि जो रूरल टू अर्बन इन्फ्लेशन है इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि जो रूरल इन्फ्लेशन है वो अर्बन इन्फ्लेशन को सरपास कर गया है।
इसके अलावा आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4.5% रहेगा FY25 में, और FY26 में ये 4.1% रहेगा। वहीं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनके द्वारा बताया गया है कि 2024 में इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.6% रहेगा और 2025 में 4.2% रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में, और इसमें कहा गया कि जो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग रहा है, और जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो इम्प्रूव हुई है 6 प्लेसेस से। 2018 में इंडिया की 44th रैंक थी और 2023 में इंडिया की 38 रैंक है 139 कंट्रीज़ में। और जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं उसमें राइज देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो हुआ है 0.7% से। और गुड्स एंड सर्विसेज के ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया ने जो है अपना मार्केट शेयर गेन किया है। तो ग्लोबल गुड्स के एक्सपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर 20 के बीच में 1.7% का एवरेज था, जो कि FY24 में 1.8% हुआ है। और जो इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है 4.9% ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग $341.1 बिलियन USD हो चुका है FY24 में। और इस ग्रोथ का कारण रहा है IT, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और अदर बिजनेस सर्विसेज। और बताया गया कि इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट है ग्लोबली, और इंडिया ने 2023 में $120 बिलियन जो है वो रिसीव किया है। और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो सस्टेनेबल रहा है ओवर द ईयर्स, और जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट टू GDP रेशियो है वो 18.7% है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मीडियम टर्म आउटलुक। तो इसके तहत कहा गया कि जो पॉलिसी फोकस रहा है गवर्नमेंट का वो रहा है कि जॉब और स्किल जो है वो क्रिएट किया जाए, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए, और जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जाए। वहीं इंडिया जो है वो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़े। और कहा गया जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको जो है और डीपन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इनइक्वालिटी को टैकल करने की बात कही गई, और जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने की भी बात कही गई। तो अमृत काल के तहत जो है 6 एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा। पहला, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए, और एग्रीकल्चर को एज ए ग्रोथ इंजन यूज़ करने के लिए, ग्रीन ट्रांजिशन को फाइनेंस करने के लिए, और जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है उसको कम किया जाएगा, और जो स्टेट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। और कहा गया कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को 7% या उससे ऊपर की ग्रोथ चाहिए तो जो है 3 लोगों की हेल्प चाहिए होगी। पहले तो यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है प्राइवेट सेक्टर। अगला चैप्टर है क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि G20 नेशंस के ग्रुप में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने 2 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को अचीव किया है, और इंडिया में हमें क्लाइमेट एक्शन को लेके एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है। जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, और 31 मई 2024 तक जो इंडिया का शेयर रहा है नॉन फॉसिल सोर्सेज में वो 45.4% रहा है। यानी लगभग 45.4% जो एनर्जी है वो हम बनाते हैं नॉन फॉसिल सोर्सेज से। और कहा गया कि जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 2005 से 2019 के बीच में 33% से डिक्रीज़ की है। और वहीं जो GDP है इंडिया की 2005 से 2019 के बीच में उसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है लगभग 7% का। वहीं जो हमारा एमिशन है वो केवल 4% पे रहा है। और गवर्नमेंट के द्वारा कई जो है कोल इनिशिएटिव्स वगैरह लॉन्च किए गए, कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। और कहा गया कि इंडिया ने लगभग 306 मिलियन टन जो है इमिशन रिडक्शन किया है, जिसकी वजह से 1,94,320 करोड़ रुपीज़ जो है वो इंडिया ने सेव किए हैं। और अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं या क्लीन फ्यूल्स को एक्सपैंड करते हैं तो जो डिमांड है लैंड और वाटर की वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा कहा गया कि गवर्नमेंट ने लगभग 16,000 करोड़ के जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो इशू किए थे जनवरी से फरवरी 2023 में। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 20,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए गए हैं। अगला चैप्टर है सोशल सेक्टर्स। इसके अंतर्गत कहा गया कि इंडिया का जो अप्रोच ये रहेगा कि हर 1 रुपया जो इंडिया खर्च करेगा उसका उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो ले सके, और ये किया जाएगा जो हेल्थ केयर है उसको डिजिटाइज करके, एजुकेशन गवर्नेंस को डिजिटाइज करके। और FY18 से लेके FY24 के बीच में जो नॉमिनल GDP है इंडिया की वो ग्रो की है 9.5% से। वहीं जो इंडिया का वेलफेयर एक्सपेंडिचर है वो ग्रो किया है 12.8% से। इसके अलावा जो गिनी कोफिशिएंट है जो कि इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है वो डिक्लाइन किया है, 0.283 से डिक्लाइन होके हो चुका है 0.266, और ये है रूरल सेक्टर्स के लिए। और वहीं जो अर्बन सेक्टर है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, 0.363 से डिक्लाइन होके हो चुका है 0.314, और लगभग 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो जनरेट किए गए हैं, और इसके अंतर्गत 7.3 करोड़ जो हॉस्पिटल्स हैं वो आए हैं।
और आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर लगभग 22 मेंटल डिसऑर्डर्स को कवर किया गया है। और पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम के अंतर्गत जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको डेवलप किया जाएगा। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सल और हाई हेल्थ प्री स्कूल नेटवर्क जो है वो खोले जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में। और जो विद्यांजलि इनिशिएटिव है इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इन्हेंसिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 1.44 करोड़ स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हमको हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिला है। और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं जैसे SC, ST और OBC, इनके में तो इंक्रीज़ हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ जो फीमेल का इनरोलमेंट है इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। FY15 के मुकाबले में लगभग 31.6% का इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं इंडिया जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रैपिड प्रोग्रेस जो है वो शो कर रहा है। लगभग 1 लाख पेटेंट इंडिया को ग्रांट किए गए हैं FY24 में, और FY20 में केवल 25,000 जो पेटेंट हैं वो ग्रांट किए गए थे। और FY25 में सरकार के द्वारा लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो प्रोविज़न किए गए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 14 से 218.8% ज़्यादा है। और PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 9 सालों में लगभग 2.63 करोड़ हाउसेस का निर्माण जो है वो किया गया है। इसके अलावा 15.14 लाख किलोमीटर के जो रोड है वो बनाए गए हैं अंडर द ग्राम सड़क योजना। अगला चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो इंडिया का लेबर मार्केट इंडिकेटर है उसमें इम्प्रूव देखने को मिला है पिछले 6 सालों में। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% है। और पिछले साल जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.8% था, जो कि घट के 6.7% हुआ है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 45% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, 11.4% जो मैन्युफैक्चरिंग में है, 28.9% सर्विसेज में है और 13% है कंस्ट्रक्शन में। और इसी के अकॉर्डिंग जो यूथ है 15 से 29 ईयर के बीच में, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटा है। 17.8% था 2017-18 में, और 2022-23 में घट के हो गया है 10%। और कहा गया कि लगभग 2/3 जो नए सब्सक्राइबर्स हैं EPFO पेरोल में वो हो गए हैं, और उनकी उम्र लगभग 18 से 28 के बीच में है। और जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसमें भी हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है। और कहा गया कि पैंडेमिक के पहले जो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, अब वही सेम एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया ने अचीव कर लिया है। और FY15 से FY22 के बीच में जो वेजेस पर वर्कर हैं इन रूरल एरियाज़ वो बढ़ा है 6.9% से, और अर्बन एरियाज़ में 6.1% से इंक्रीज़ हुआ है। और FY18 से लेके FY22 के बीच में जो फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें 11.8% का इंक्रीज़ हुआ है। खासकर जो बिगर फैक्ट्रीज़ हैं उसके एम्प्लॉयमेंट रेट में हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है। और जो नेट पे रोल है इन EPFO वो लगभग डबल कर चुका है, यानी FY19 में 6.1 लाख था और ये बढ़ के FY24 में हो गया है 131.5 लाख। और FY15 से FY24 के बीच में लगभग 8.4% से इंक्रीज़ हुआ है इन द EPFO मेंबरशिप। इसके अलावा कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं ये AI से लेस एक्सपोज रहे, क्योंकि जो ह्यूमन लेबर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ रोबोट्स। और कहा गया कि 2029 से 30 तक जो इंडिया का गिग वर्कफोर्स है वो एक्सपैंड कर सकता है लगभग 2.35 करोड़ तक। इसके अलावा बताया गया कि इंडिया की इकोनॉमी को ज़रूरत है कि वो लगभग 78.5 लाख जॉब्स एनुअली क्रिएट करे अंटिल 2030, खासकर जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसमें, ताकि जो राइजिंग वर्क फोर्स है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। और कहा गया कि जो डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट है अगर वो GDP का 2% होता है तो इसके पास ये पोटेंशियल है कि लगभग 11 मिलियन जॉब्स जो है वो जनरेट कर सके, और उसमें से लगभग जो 70% जॉब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं को मिलेंगी। अगला चैप्टर है चैप्टर 9 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत बताया गया कि पिछले 5 सालों में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स हैं इसमें एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है 4.18% का, और आगे आने वाले टाइम में जो फार्मर्स की इनकम है वो इम्प्रूव करेगी। और कहा गया कि 2024 31 जनवरी तक जो टोटल क्रेडिट जो डिस्पर्स किया गया एग्रीकल्चर के लिए वो 22.84 लाख करोड़ का था। और कहा गया कि बैंकों ने लगभग 9.4 लाख करोड़ के 7 करोड़ जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो इशू किए हैं लगभग 2024 31 जनवरी तक। और बताया गया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत लगभग 90 लाख हेक्टेयर्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। और कहा गया कि एग्रीकल्चर में जो हर 1 रुपये इन्वेस्ट किया जाता है वो 1 रुपये 13.85 रुपीज़ का लाभ देगा। अगला चैप्टर है इंडस्ट्री के बारे में। देखिए कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो 8.2% है FY24 में, और इसको सपोर्ट मिला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का, और जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रेट रही है वो 9.5% रही है।
और बताया गया कि जो कोल का प्रोडक्शन है पिछले 5 सालों में उसकी वजह से जो इंडिया इंपोर्ट में डिपेंडेंस रहता था उसमें कमी आई है। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हो चुका है बाय वॉल्यूम। उसकी जो वैल्यू है वो 15 बिलियन यूएस डॉलर है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर बन चुका है और टॉप 5 एक्सपोर्ट नेशंस में भी शामिल है। और इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ग्लोबल मार्केट में 3.7% का शेयर है। इसके अलावा बताया गया कि जो पीएलआई स्कीम है उसके द्वारा 1.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया गया है अंटिल मई 2024, जिसकी वजह से लगभग 10.8 लाख करोड़ का जो प्रोडक्शन और सेल है वो हुआ है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो भी हुआ है 8.5 लाख। अगला चैप्टर है सर्विसेज के बारे में और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो सर्विस सेक्टर है उसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो हो गया है 55%। और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज हैं लगभग 65%। और ग्लोबली इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 4.4% रहा है ऑफ द वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट, यानी वर्ल्ड के कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट का टोटल 4.4% रहा है इंडिया का एक्सपोर्ट। कहा गया है कि जो कंप्यूटर सर्विस और बिजनेस सर्विस एक्सपोर्ट है वो लगभग 73% रहा है इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट का। FY24 में इंडिया ने विटनेस किया है 9.6% की ग्रोथ। और इंडिया का जो शेयर है इन डिजिटल डिलीवरी सर्विसेज एक्सपोर्ट ये इंक्रीज़ हुआ है 6% से और 2019 में ये 4.4% था। वहीं जो एविएशन सेक्टर है इंडिया में इसमें भी हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है और लगभग 15% का इंक्रीज़ हुआ है इन टोटल एयर पैसेंजर हैंडल्ड। और इंडियन एयरपोर्ट्स पे जो एयर कार्गो हैं इसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है 7% से, यानी 33.7 लाख टन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। वहीं जो सर्विस सेक्टर क्रेडिट है वो लगभग 45.9 लाख करोड़ का है मार्च 2024 तक और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 22.9% से हो रही है। और जो पैसेंजर ट्रैफिक है इंडियन रेलवेज़ में वो 5.2% से इंक्रीज़ किया है इन FY24। बात करें रेलवे के रेवेन्यू अर्निंग की तो इसमें भी 5.3% से ग्रोथ देखने को मिला है। केवल इसमें जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें भी 92 लाख फॉरेनर ने इंडिया में विजिट किया है 2023 में और हर साल जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है वो 43.5% से हो रहा है। और 2023 में जो इंडिया में रेजिडेंशियल रियल इस्टेट सेल्स थी वो 2013 से लेके अब तक जो है सबसे हाईएस्ट रही हैं, यानी कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 33% से हो रहा है। और जो टोटल सेल है वो 4.1 लाख यूनिट्स का हुआ है इन टॉप 8 सिटीज़। इसके अलावा जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं इंडिया में उसमें भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। 1000 सेंटर्स थे FY15 में और FY23 में 1580 सेंटर्स हो गए हैं। इंडिया की जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है वो भी जो है $350 बिलियन 2030 तक क्रॉस करने वाली है। और ओवरऑल जो टेली डेंसिटी है, टेली डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन, वो इंक्रीज़ कर गई 75.2% से 85.7%। और जो इंटरनेट की डेंसिटी है इसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है 68.2% हो चुका है ये। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ यानी जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है थ्रू द भारत नेट फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अगला चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन फंडिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और वहीं FY14 में हर दिन लगभग 11.7 किलोमीटर जो है लंबी रोड जो है बनाई जाती थी, जो कि अब FY24 में 34 किलोमीटर पर डे हो चुका है, यानी 3 टाइम्स का इंक्रीज़ देखने को मिला है जो नेशनल हाईवे हैं उनके कंस्ट्रक्शन में। और जो रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज़ हुआ है बाई 77% पिछले 5 सालों में। और जो इंडियन रेलवे है वो वंदे मेट्रो ट्रेन सेट कोचेस जो है वो FY25 में इंट्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा FY24 में 21 जो नई टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं एयरपोर्ट्स पे बनाई गई हैं। इंडिया का जो रैंक है इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में इन द वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वो इम्प्रूव हुआ है। 2023 में 22 है और 2014 में ये 44 था। इसके अलावा इंडिया के क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी हमको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है। 2023 से 2014 के बीच में 8.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगला चैप्टर है क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो फ्लॉड है और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। और जो वेस्टर्न अप्रोच है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम की जड़ है वो पता नहीं चल रही है और वो है ओवर कंजम्पशन, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि वन साइज़ फिट्स ऑल ये अप्रोच जो है ये काम नहीं करेगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे आर फ्री टू चूज़ देयर ओन पाथवेज।
इसके अलावा जो मिशन लाइफ है उसकी भी तारीफ़ की गई और कहा गया कि ये जो है ह्यूमन नेचर हार्मोनी को प्रमोट कर रहा है। तो ये था दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे। इस वीडियो में इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।